जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप सभी इस रंग के त्यौहार होली को बड़े हर्षोल्लास से मनाया। आज पुनः फिर से हम लोग अपने वही पढ़ाई के दौर में लौटते हैं और हमारी पढ़ाई की श्रृंखला फिर आगे बढ़ रही है और हम उपस्थित हैं आज आपके सामने यूपी टेट 2026 पेपर 2 एसएसटी को लेकर के। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। बताइए, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था मेरे भाई? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे क्या होता है, आपकी जागरूकता का पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने ईमानदार हैं अपने तैयारी को लेकर के। क्योंकि हम तो कैमरे के पीछे से आपको पढ़ा रहे हैं, आप बैठे हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप के साथ। तो आप जब कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप एक्टिव हैं, जागरूक हैं, पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए मेरे भाई, सही विकल्प इसका होगा विकल्प ए, जो पहला विकल्प है यानी मुंबई, राइट आंसर है इसका। प्रथम राष्ट्रीय खेल मुंबई में आयोजित हुआ था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं तो आइए उस पर हम एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अगर राष्ट्रीय खेल की, तो पहली बार 1940 में मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, इसे आयोजित किया गया था। यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। हर 2 साल पे इस खेल का यानी राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है। इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं एक ओलंपिक खेल है, लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की तो इसे भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से हम जानते हैं। भारत पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भारत पहली बार कब भाग लिया था मेरे भाई, कब हिस्सा लिया था? 1920 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं हम बात करें अगर 1924 में ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? देखिए, हम लोग ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिए थे मेरे भाई? 1920 में, ठीक है ना? लेकिन 1924 में क्या हुआ? भारतीय ओलंपिक क्या है? यानी राष्ट्रीय खेल। बात समझ में आ रहा है? जिस राष्ट्रीय खेल की हम बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय खेल पहली बार 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए, है क्या कि जिसे हम भारतीय ओलंपिक खेल कह रहे हैं, ठीक है ना, इसका अभी तो नाम राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ये पहले इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेल हुआ करता था मेरे भाई। तो इस 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया भारतीय ओलंपिक खेल, बाद में इसका 9वां संस्करण, कौन सा संस्करण मेरे भाई? 9वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाता है 1940 में, और फिर वहीं इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेल से राष्ट्रीय खेल कर दिया जाता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना? पहली बार 1940 में मुंबई में इसका आयोजन होता है, ठीक है ना, किसका? राष्ट्रीय खेल का। वहीं 1940 में इस भारतीय ओलंपिक का नाम बदल के राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। हम ओलंपिक में 1920 में भाग लिए थे। 1924 में लाहौर में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, जहां भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ था। किसके लिए मेरे भाई? ओलंपिक के लिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? ये बात मतलब किसने बात कहा था, किसका ये विचार है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? यह विचार किसके हैं? क्या यह विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं, या फिर राधा कृष्णन के हैं, या फिर प्लेटो के हैं, या फिर यह रूसो के विचार हैं? तो मेरे भाई, आप सभी जानते हैं युवा दिवस मनाया जाता है जिनके नाम से, जिनके उपलक्ष्य में युवा दिवस हम मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। अब आप कमेंट करके बताइए कि हम
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। तो राइट आंसर था स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचार तो स्वामी विवेकानंद जी के हैं ही। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि शिक्षा वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौती के लिए तैयार करे। तो यह विचार है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। यह विचार किसके हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में जबरन ठूस दिया जाए, बल्कि शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करे। यह विचार पूछा जाए किसका है तो बताइएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और अगर हम बात करें कि रूसो ने एक विचार दिया था कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालने का अधिकार है। यह किसका विचार है? यह रूसो का विचार है। रूसो क्या कहते हैं कि अपने जीवन के संरक्षण यानी अपने जीवन को बचाने के लिए, ठीक है ना, अपने जीवन के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालने का अधिकार है। यह बात रूसो का है। तो ये साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति है क्या आधारीय बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज? बताइए। तो केंद्रिक बीज की जो संतति है मेरे भाई वो है प्रजनक बीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें आपके साथ तो देखिए, प्रजनक बीज केंद्रीय बीज की संतति है। अनुवांशिक शुद्धता का उत्पादन और उन कृषकों को उपलब्ध होना, ठीक है ना, उत्तम बीजों के उत्पादन पर निर्भर रहता है। प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग के बीज की विवरण का लेबल लगा रहता है, एक लेबल लगा रहता है। साथ में ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें वही आधार बीज प्रजनन बीज की तो आप समझ गए कि प्रजनन बीज क्या है। देखिए प्रजनन बीज वह बीज है मेरे भाई जहां उत्पादन और उन कृषकों को उपलब्ध होना उत्तम बीजों के उत्पादन पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। प्रजनन बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान और विश्वविद्यालयों में किया जाता है। इसके थैली पर सुनहरे पीले रंग के बीज का लेबल लगा रहता है। अगर हम बात करें आधार बीज की तो यह बीज प्रजनन बीज की संतति होती है जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। और आधार बीज की थैलियों पर सफेद रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा रहता है, मतलब लेबल लगा रहता है। वहीं हम प्रमाणित बीज की बात करें मेरे भाई तो आधार बीज से द्विगुणन कर प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक अनुसार पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है मेरे भाई? नई दिल्ली या फिर हैदराबाद या भोपाल या फिर लखनऊ? बताइए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए साथियों इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो केंद्रीय औषधीय सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगर हम इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें भारत में कि भारत के कुछ प्रमुख संस्थान और वो कहाँ स्थित हैं तो साथ में आप ये भी ध्यान रखते चलेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। वहीं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर टाटा में है। वहीं बात करें केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान यह रुड़की में है। वहीं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है मेरे भाई आपके नागपुर में है। ये ध्यान रखना है। साथ में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वह कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है साथियों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न एक है लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और इसके आसपास इर्द गिर्द हो सकती हैं जो महत्वपूर्ण हो, उन सभी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो आप अपनी उपस्थिति का परिचय भी देते रहिए, साथ में कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, साथियों में अपने शेयर भी करिए। जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप तक इसे फैलाइए। इससे होता क्या है कि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, फिर
प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों के लिए भाई और अधिक से अधिक मेहनत किया जाए। साथियों, अभी मैं अपने स्कूल से आकर के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, टाइम कैसे भी आप लोगों के लिए मैनेज किया जाता है कि पढ़ा के आने के बाद फिर आपको हम कंटेंट देते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपके लिए पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत करिए और वीडियो लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। इसे अपना चैनल, बड़ा चैनल बनाइए, आपका अपना चैनल है। आइए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मार्मेलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, कौन सा फल है? बताइए। इसका विकल्प है जामुन, केला, माल्टा, बेल। तो आपको बताना है कि मार्मेलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह माल्टा होता है, सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मार्मेलेड बनाने के लिए किस उपयोग में आता है, आइए चर्चा करते हैं अगर हम इस पे। तो देखिए, मार्मेलेड बनाने के लिए तो आप सभी जानते हैं कि माल्टा का प्रयोग करते हैं। माल्टा नींबू प्रजाति का ही एक खुशबूदार और एंटी ऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक फल होता है। माल्टा क्या है? तो माल्टा जैसा कि नींबू होता है ना, उसी प्रजाति का एक फल है। बहुत खुशबूदार होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत शक्तिवर्धक फल होता है। इसका रस ही नहीं, उसका छिलका भी बहुत कारगर है, उसका छिलका भी बहुत उपयोग में आता है। माल्टा के सेवन से गुर्दे की पथरी दूर होती है। ध्यान रखिएगा कि माल्टा के सेवन से क्या होता है साथियों, गुर्दे की पथरी जो है वो दूर होती है, यानी ठीक होती है। और चिकित्सक पद्धति और अगर हम बात करें, चिकित्सक पथरी के रोगियों को माल्टा का जूस पीने को सलाह देते हैं। जो जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो सभी पथरी के जो पेशेंट हैं उनको माल्टा का जूस पीने की सलाह देते हैं। माल्टा क्या है? एक स्ट्रिस परिवार का ही फल है, यानी एक स्ट्रिस फल है जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जामुन खाने से शुगर के रोगियों को फायदा होता है। आप सभी जानते हैं कि जामुन किसको खाना चाहिए? शुगर के रोगियों को। यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है साथियों। और डायबिटीज़ के रोगों को प्रतिदिन जामुन के या चूर्ण का सेवन करना चाहिए। जामुन के फल को खाइए या फिर उसके चूर्ण को खाना चाहिए। जामुन की गुठली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। जो जामुन के अंदर उसकी गुठली यानी बीज होता है, वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है साथियों। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। तो सेहत पे भी आप, चूंकि आप पढ़ रहे हैं, तो आपके आसपास घर परिवार में इस तरह के लोग होंगे, उनको भी आप सलाह देंगे और साथ में आपके पढ़ाई के लिए तो उपयोग है ही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? क्या वह महाराष्ट्र है, नई दिल्ली है, कर्नाटक है? इनमें से कोई विकल्प नहीं सही है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक, मतलब विकल्प सी सही है। कर्नाटक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा। साथ में कुछ और महत्वपूर्ण शोध संस्थान हैं और कहाँ स्थित है उनको भी आप जान लीजिए। तो अगर हम बात करें टाटा इंडस्ट्री ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, तो आपके मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कहाँ है? तो आपके नई दिल्ली में है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, तो मेरे भाई वो आपके देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान की बात करें तो रुड़की में है, आपने पढ़ा भी है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है, ये भी आप जानते हैं। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई कोलकाता बैरकपुर में स्थित है। वहीं कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जलगोंडा में है। वहीं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे भाई? तो आपके धनबाद में है। ध्यान रखिएगा, एक नोट बनाइए, नोट्स पे आप इन सब बातों को भी लिखते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में याद रहेगा, बैठा रहेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, यानी जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है साथियों? क्या वो पैक्टिन है, शर्करा है, सल्फाइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि जेली बनाने में सबसे ज़्यादा शर्करा का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प बी ठीक है आपका। देखिए, जैसे
जेली बनाने में तो शर्करा का प्रयोग होता है। जैम या जेली एवं स्वैक्स का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो प्रदूषण करने वाले जीवाणु को वृद्धि को नियंत्रित करता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैम, जेली या स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी नमी में कमी आता है। चीनी का जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई भी खाने वाला जो पदार्थ होता है उसमें नमी कम बनता है, नमी घटता है। और नमी के कम होने से क्या होता है ना कि उसमें जीवाणु के पनपने का खतरा कम होता है, यानी जीवाणुओं की वृद्धि कम होती है। और जब जीवाणु नहीं होंगे तो वो प्रदूषित नहीं होगा। जो भी प्रदूषण करने वाले जीवाणु होते हैं वो ज्यादातर नमी में ही पनपते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए और क्या है कि ध्यान रखिएगा, पेक्टिन सेल की दीवार को संरचनात्मक अखंडता, शक्ति और लचीलापन भी प्रदान करता है। कौन? चीनी। बात समझ में आ रहा है? पेक्टिन को चीनी के साथ गर्म किया जाता है तो क्या तैयार होता है साथियों? तो जब पेक्टिन को चीनी के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद मोटा होना शुरू हो जाता है। यह व्यापक रूप से जैम, जेली और मुरब्बा बनाने में किया जाता है। फलों के रस से जेली बनाई जाती है, जबकि फलों के गूदों से जैम बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जेली किससे बनाई जाती है? फलों के रस से। और जैम किससे बनाया जाता है? फलों के गूदों से। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परीक्षण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मोटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। ठीक है ना? तो ये बात आपको साथ में ध्यान रखना है साथियों। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया साथियों? 4 विकल्प है आपके सामने, चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट करिए, अभी करिए कमेंट, वीडियो देखिए मत, कमेंट करिए। फिर आप अगले प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करिए। देखिए इसका सही विकल्प हम बताते हैं आपको, विकल्प बी होगा, यानी 1952 से 1952 के बीच में। ठीक है ना? देखिए है क्या साथियों, ध्यान से समझिए, देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना वो 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। इसके बाद ठीक है ना, ग्रामीण भारत में निवास कर रहे लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए हम समझ रहे थे ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये कब शुरू हुआ मेरे भाई? तो ये होता है 2 अक्टूबर 1952 को। और गांवों में इसके बाद क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1952 के बाद क्या हुआ कि गांवों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया गया। ये कब चलाया गया? इस योजना को 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। बात समझ में आ रहा है? वर्तमान में इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें NRHM तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है ना, 2013 से 14 और उसके आगे बहुत सारी योजनाएं चली, जैसे वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है ना, फिर NUHM को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। फिर क्या हुआ कि NHM चालू किया गया 22-23 में। NHM के लिए आवंटन लगभग 37,000 करोड़ किया गया। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझिए। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। बताइए, विकल्प आपके सामने है साथियों, कि सज्जन सिंह के मामले में दिया ऐसा, शंकरी प्रसाद के मामले में, या गोलनाथ के मामले में, या फिर केशवानंद भारती के मामले में। बताइए। देखिए साथियों, अगर आपने पढ़ा है, ध्यान दिया है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मैटर था। ठीक है ना? उसमें हुआ क्या कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय है ना अपना, तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचों के सिद्धांत को केशवानंद भारती के मामले में दिया। केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ? 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति
संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला जो 1951 में था और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला जो 1956 में जैसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो 1976 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती। बात समझ में आ रहा है। तो ये 368 अनुच्छेद, इसके सबसे पहले मामला जो तमाम जो है केस हुए, सुनवाई हुई, लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मैटर था 368 को लेकर के, ठीक है ना, उसमें यह था कि इसके अधीन आप लोगों ने देखा, उसमें यह था केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता। बात समझ में आ रहा है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? क्या वह अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 200 है या अनुच्छेद 213 है? तो देखिए साथियों, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 200। देखिए है क्या इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। यह भी आपको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155। वहीं अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 में किसके बारे में उल्लेख है? राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान सभा द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। ये भी ध्यान रखना है आपको। सभी बातों को अपने नोटबुक में नोट करते रहना है, ठीक है, और समय समय पे इसको रिवीजन करते रहना है। हमेशा हर 2 दिन पे 3 दिन पे अपने नोटबुक को, अपने नोट्स को उठा के पलटते रहना है, देखते रहना है साथियों। इससे रिवीजन बना रहेगा और आपकी प्रैक्टिस अगर बनी रही तो फिर आपका कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से आप मान के चलिए, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम को साथियों अगर क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई तो जितना है उसके 2 गुना आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वरना साथियों सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, रिवीजन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है। तो उसके सदस्य कौन कौन होते हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या राज्यसभा के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर भारत के निर्वाचित सदस्य? बताइए। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प ए है, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है ना। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात आप समझ लीजिए। अनुच्छेद किस में लिखा है? 63 में लिखा है, और अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता साथियों, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। बात ध्यान रखना है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन
निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उसे भारत का नागरिक होना ये अनिवार्य है, उनकी पात्रता है कि आप भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष आपकी आयु पूर्ण हो चुकी हो तथा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आप वो सभी अर्हता रखते हो जो जरूरी है। साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? बताइए, क्या वह नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या जापान है? बताइए, दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है साथियों? तो देखिए साथियों, सही विकल्प जापान हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही है। देखिए, जो सार्क है, जापान जो है ना, दक्षिण क्या है, सार्क देश है। तो देखिए, जापान जो है ना वो सार्क देश का सदस्य नहीं है, जबकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सभी क्या हैं, सार्क के सदस्य हैं, सार्क देशों के सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस क्या है साथियों? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये दक्षेस है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें सार्क की साथियों, तो सार्क की इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ होती है साथियों? ये कहाँ होती है? तो ढाका, बांग्लादेश में होती है। ठीक है ना? ढाका में इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। ठीक है ना? हस्ताक्षर के साथ की गई। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। कब स्थापना हुई दक्षेस की? तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुई। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसके कुल 8 सदस्य देश हैं। जो इसके सदस्य हैं वो कुल 8 हैं। 8 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। किसके? सार्क के। वो कौन कौन से देश हैं साथियों? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा साथियों कि सार्क के वर्तमान सचिव, देखिए थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गुलाम सरवर इसके वर्तमान सचिव हैं। ठीक है ना? मोहम्मद गुलाम सरवर इसके वर्तमान सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले साथियों, तो अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है कहाँ से? पत्ती से, कलिका से, पुष्प की वर्तिका से या बाह्य दलपुंज से? बताइए बताइए, केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो केसर प्राप्त होता है ना वो पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है। विकल्प सी राइट आंसर है। पुष्प वर्तिका से हम केसर प्राप्त करते हैं। देखिए, केसर क्या है ना, केसर का वनस्पतिक नाम जो है ना वो क्रोकस सैटाइवस है। ध्यान रखिएगा, क्रोकस सैटाइवस केसर का वनस्पति नाम है। अंग्रेजी में इसे सैफरॉन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में केसर को हम सैफरॉन कहते हैं। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। उसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, सैफरन आदि कहते हैं। ध्यान रखिए ये सभी बातें। देखिए, अगर हम बात करें लौंग की, तो लौंग फूल की कली से प्राप्त की जाती है। लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो फूलों के कली से लौंग प्राप्त की जाती है। वहीं अगर हम बात करें साथियों हीरोइन को, तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हीरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। वहीं अगर हम बात करें साथियों लीची की, तो लीची का खाने योग्य भाग एरील है। क्या है? एरील। नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है वो भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? भ्रूणकोश। और वहीं नारंगी की बात करें तो नारंगी का खाने योग्य जो भाग होता है उसे जूसी हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जूसी हेयर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? क्या वो 26 हैं, 22 हैं, 24 हैं या फिर 28 हैं? बताइए बताइए साथियों। यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, उसका विकल्प सी सही है, यानी 24 पसलियां होती हैं मानव के शरीर में। बात आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24 होती हैं साथियों। अच्छा, पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई रहती हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के यानी छाती के दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य का
कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को साधे रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाता है? बताइए साथियों, टीएबी का टीका किस रोग से बचाता है? बताइए। देखिए साथियों, क्या वह डिप्थीरिया से बचाता है, तपेदिक से बचाता है, मियादी बुखार से या फिर काली खांसी से बचाता है टीएबी का टीका? तो साथियों विकल्प सी सही है, यानी टीएबी का टीका मियादी बुखार से बचाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, यह जो टीएबी का टीका है जो मियादी बुखार से आपको बचाता है, यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा यह फैलता है। अगर हम बात करें मियादी बुखार की साथियों, तो यह जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। इससे बुखार, कमजोरी तथा शरीर में दर्द होने लगते हैं। और अगर वहीं हम बात करें डिप्थीरिया या काली खांसी, तो डिप्थीरिया और काली खांसी टिटनेस के लिए टीडीपी का टीका लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो काली खांसी है साथियों या डिप्थीरिया है, उसके लिए कौन से टीके का हम प्रयोग करते हैं? तो टीडीपी के टीके का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तपेदिक की यानी टीबी की हम बात करें साथियों, तो टीबी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसके लिए? आप सभी जानते हैं, अगर नवजात शिशु का जन्म होता है तो 21 दिन के भीतर साथियों दो तरह के टीके लगाए जाते हैं। एक तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है जो टीबी के लिए होता है, और एक हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। साथियों तो ध्यान रखिएगा, बीसीजी का टीका किसके लिए है? टीबी के लिए। टीडीपी का टीका किसके लिए है? तो आपके डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या वह 20 जून है, 21 जून है, 25 जून है या फिर 28 जून है? साथियों तो आप सभी जानते हैं 21 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं साथियों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 21 जून ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं साथियों। अगर हम महत्वपूर्ण दिवस की बात करें साथियों, तो विश्व शरणार्थी दिवस हम 20 जून को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस हमने आपसे कमेंट करने को कहा था, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं साथियों। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस, सॉरी विश्व युवा दिवस नहीं, मैंने आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा था साथियों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे। वहीं विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। वहीं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं साथियों। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों 29 अगस्त को मनाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चले साथियों, तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? क्या राय कृष्णदास हैं, आनंद के कुमार स्वामी हैं या WC आर्चर हैं, या इनमें से कोई विकल्प ठीक नहीं है? तो देखिए साथियों, सही विकल्प है इसका, वो है आनंद के कुमार स्वामी, ठीक है ना। देखिए राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं, जिसे 1916 में लिखा था, जिसमें विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण, उसका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया गया है साथियों। राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को भी शामिल किया गया है। इस शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है लोक कला से संबंधित प्रश्न आपके सामने है कि लोक कला का संबंध है चित्रकला से, क्षेत्रीय कला से, या फिर आधुनिक कला से, या प्रागैतिहासिक कला से? बताइए। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय कला से संबंध है लोक कला का। देखिए लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है।
लोक कला स्थानीय समुदाय की समग्र कलात्मक गतिविधि है। यह एक सामाजिक या जातीय समूह के सदस्यों द्वारा निर्मित कला है जिन्होंने अपनी संस्कृति को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए किया है। बिहू नृत्य यह असम के कछरी व कहारी जनजातियों में प्रचलित है। अगर हम आप सभी जानते हैं बिहू नृत्य, देखिए साथियों, बिहू नृत्य जो है ना, बिहू नृत्य यह असम के कछारी व कहारी जनजातियों में प्रचलित है। वहीं अगर हम बात करें घूमर की, तो घूमर नृत्य जो है ना साथियों, वो राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है जिसे भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं। वहीं हम बात करें पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है साथियों। कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, रंगोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है साथियों। रंगोली नृत्य, रंगोली, तो साथियों ये जो रंगोली है लोक कला, वह रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है। जो मांडड़ा जो है वो आपके राजस्थान की है। वही साथिया जो है वो गुजरात की है। चौक पूर्णा जो है वो उत्तर प्रदेश की है साथियों, ध्यान रखिएगा। गोदना जो है वो बिहार का है और मेहंदी जो है राजस्थान का है। अपहन जो है वो बिहार का है। अपहन कहिए या अपड़न कहिए या अपटन कहिए, ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है साथियों। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसको? ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ज्यामितीय आकारों को, या वर्ग में बनी डिजाइन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सही विकल्प इसका है, वो है विकल्प ए, यानी ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को हम कहते हैं साथियों। देखिए ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। ज्यामिति का एक लंबा बहुमूल्य इतिहास है। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमिट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है जिसका अर्थ है भूमि और मिट्रोन का अर्थ है मापना, ठीक है ना। जिया का अर्थ होता है साथियों भूमि और मिट्रोन का अर्थ होता है साथियों मापना, ठीक है ना। यानी इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणा संभवतः कला, वास्तुकला, शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं को के कारण विकसित हुई होगी, ठीक है ना, ऐसा कहा जा सकता है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चले तो एपण का संबंध किस राज्य से है? बताना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो साथियों इसका जो एपण है उसका संबंध उत्तराखंड से है क्या एपण? तो आइए बात करते हैं। देखिए एपण का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। मिथिला की चित्रकारी में, मिथिला की जो चित्रकारी है, मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है और अर्चाई कलाओं में मोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसे कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है साथियों। तो कहाँ किस नाम से हम जानते हैं? एपण का मतलब होता है जब शादी विवाह में या किसी उत्सव में जब हम कुछ चित्रकारी जमीन पे या दीवालों पे करते हैं उसे ही हम कहते हैं। तो राजस्थान में इसे मड़ने के नाम से जाना जाता है साथियों। जो चौका पूरते हैं ना, चौका पूरना कहते हैं, इस तरह से कुछ डिजाइन बनाई जाती है, ऐसा कुछ करके पूजा वूजा या त्योहारों में ऐसा कुछ बनाया जाता है। इसे राजस्थान में मडने के नाम से जानते हैं, गुजरात में सतिया के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में इसे रंगोली कहते हैं साथियों। जो हम आप सभी रंगोली से तो काफ़ी परिचित होंगे, हम दीपावली में जो बनाते हैं उसे रंगोली कहते हैं। उसी रंगोली को राजस्थान में मडने कहा जाता है। उसी रंगोली को गुजरात में सतिया कहा जाता है साथियों। उसी रंगोली को बिहार में अरिकान कहा जाता है या अरिपन कहा जाता है साथियों। उसी रंगोली को उत्तर प्रदेश में चौका पूरना कहते हैं यानी चौक पूरना कहते हैं। उसी रंगोली को साथियों बंगाल में अल्पना के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में इसे कोलम के नाम से जाना जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? कोलम के नाम से साथियों। अब अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती हैं? क्या वह 13 है, 22 है, 12 है या फिर 9 है साथियों? तो ध्यान रखिए, कुल कितनी मानी जाती हैं? तो 22 मानी जाती हैं साथियों, ठीक है ना। यानी संगीत में श्रुतियों की संख्या 22 हैं। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वह छोटे से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, वह समझा जा सके,
उसे श्रुति कहते हैं। देखिए इसीलिए वेद जो हम सुन के याद करते हैं तो वेदों का भी दूसरा नाम श्रुति है। वहीं संगीत में छोटे से छोटा नाद जिसे हम कानों से स्पष्ट रूप से सुन सके साथियों, उसे हम श्रुति कहते हैं। शास्त्रकार श्रुति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि श्रूयते इति श्रुति ही, अर्थात जो आवाज़ कान को सुनाई दे वह श्रुति है। इसलिए वेद का भी दूसरा नाम श्रुति है। सप्तक 7 स्वरों के समूह को कहा जाता है। सप्तक जिसका उदाहरण है सारे गम पध निसा, आप सभी जानते हैं। कहरवा, कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल चंचल प्रकृति का ताल है। इसका प्रयोग तबले, ढोलक आदि के वाद्य यंत्रों पे किया जाता है। वहीं मात्रा की अगर हम बात करें साथियों, तो संगीत में समय नापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। आप संस्कृत में पढ़े होंगे, ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लूत की 3 मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये रहे आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें एसएसटी पेपर 2 में पूछे जाने की संभावना है साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।